हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 के पार हो गई है। इनमें 11,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं, जबकि 437 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 1,748 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हो गई है। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी को राज्य से खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रदेश के हर घर में जाकर सभी लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी और अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका सैंपल लेकर टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि राज्य से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी और उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के इन फैसलों का पूरी तरह से समर्थन किया है। हमने आज कुछ निर्णय लिए हैं क्योंकि हम हरियाणा से कोविड का समूल नाश करना चाहते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें सारे हरियाणा में घर घर जाएंगी और हर आदमी की स्क्रीनिंग करेंगे और किसी में भी अगर कोरोना के सिम्टम पाए जाएंगे, जैसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, जो सिम्टोमेटिक कोरोना के माने जाते हैं, तो उन सब के सैंपल लिए जाएंगे और उनको टेस्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, ये अहम बात स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से कही गई है कि हर घर में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी और लक्षणों की पहचान की जाएगी। देखिए, जरूरी हो जाता है जब प्रदेश भर में लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं और देखिए नूहू में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, सबसे ज्यादा आंकड़े नूहू से सामने आए हैं और देखिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि अच्छी पहल है। हालांकि ग्रामीण लोगों का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी रही है। लगातार अगर अस्पतालों की बात करें, डिस्पेंसरी की बात करें, वो भी काफी कम नजर आई है। तो देखिए, बड़ा अहम हो जाता है इस वक्त हमारा जागरूक होना और सरकार के साथ हमारी भी मुस्तैदी हमें जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि किसी न किसी तरीके से हम कोरोना वायरस के संक्रमण से अपना बचाव कर सकें। लोगों के संपर्क में कम से कम आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ये बात स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से भी कही गई है कि घर घर जाकर तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, लोगों की जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि क्या वो कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं या फिर उनमें लक्षण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ये जरूरी हो जाता है कि हम एहतियात के तौर पर घर से बाहर ना निकले। और आप देखिए, फरीदाबाद में अब तक 11 मरीज ठीक हुए हैं और सिरसा की अगर जिक्र करें तो सिरसा में भी लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल भी एक मरीज वहां पर ठीक हुआ था। वैश्विक स्तर का अगर जिक्र करें तो देखिए, अमेरिका में कोरोना के 6,77,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अमेरिका का जिक्र करें तो वहां से 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है और प्रदेश के सभी लोगों की स्क्रीनिंग होनी है। ये बेहद अच्छी पहल सरकार की ओर से की गई है और लगातार हम हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए चर्चा करते 11 से 12 बजे तक। और हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे हम मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या सावधानियां बरतने की फिलहाल आवश्यकता नजर आ रही है। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले सवाल यही, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कदम उठाया गया है कि घर घर जाकर तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, कितना अहम ये फैसला मानते हैं आप? देखिए, बहुत अहम फैसला है क्योंकि ऐसे माहौल में
जबकि संक्रमण कभी अपने सिम्टम्स दिखाता है और कभी अपने सिम्टम्स नहीं दिखाता है। कुछ मरीजों में बुखार आता है और कुछ में नहीं आता है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ मोमेंट्स तो रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर हम मास स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मास स्क्रीनिंग करने का फायदा ये है कि बीट द इविल इन द बिगनिंग, कि आप बुराई को शुरू में ही पकड़कर खत्म कर दीजिएगा। तो मास स्क्रीनिंग से क्या होगा कि जहां पर भी इसकी संभावनाएं होंगी वो वहां पर उनको टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट करने के बाद ये आइडेंटिफाई होगा कि इस एरिया में या इस व्यक्ति को या इस मोहल्ले में या इस शहर में कितने केसेस हैं और उसको उसी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए जो है हरियाणा को 3 जोन में बांटा गया था, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहा था उस समय कि रेड में भी 2 कैटेगरी बनानी चाहिए, टाइप ए एंड टाइप बी। तो मुझे लगता है कि हरियाणा नहीं लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात पर ध्यान रखते हुए कैटेगरीज बनाई हैं। उन्होंने रेड जोन को 2 भागों में डिवाइड किया है। यानी एक रेड जोन जहां पे काफी आउटब्रेक है विद लार्ज आउटब्रेक, और ऐसे ही फिर जहां पर आइसोलेटेड कुछ केसेस हैं, क्लस्टर फॉर्मेशंस हैं। तो ये टाइप बी हो गया और टाइप ए हो गया जहां पर बहुत सारे मरीज हैं। हरियाणा पूरे देश में ऐसे जो रेड जोन है वो 23 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में लिए गए हैं और उनमें से 4 जो हैं वो हरियाणा के हैं। हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, नू, ये जो 4 जिले हैं ये टाइप 1 में हो गए, यानी यहाँ पे लार्ज आउटब्रेक की कैटेगरी में आ गए हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी उसमें टाइप 2, रेड टाइप 2 में कह लीजिएगा तो 47 जिले पूरे देश के रखे गए हैं। उसमें से 2 जिले हमारे हैं, एक है जहां पर क्लस्टर फॉर्मेशंस हैं, तो वो दो जिले जो है वो हमारे प्रदेश के रखे गए हैं, जिसमें अंबाला और करनाल है जिनको हमने इसमें रखा गया है। और मुझे लगता है पंचकुला को भी इस कैटेगरी में आना पड़ेगा क्योंकि वहां पे भी अब 14 केसेस हो गए हैं। बाकी हमारे जो 10 जिले हैं वो हमारे रखे गए हैं ऑरेंज जोन में, और ग्रीन जोन में हमारे केवल 3 जिले बचे हैं। यमुनानगर में पॉजिटिव केस आने के बाद ग्रीन जोन में रेवाड़ी, झज्जर और नारनौल, ये 3 जोन हमारे एरिया में बटे हैं। तो इन जोन वाइज जो है अब चीजों की रिलैक्सेशन की जाएगी और जोन वाइज ही लोगों को भी सावधानी में स्ट्रिक्टनेस रखनी होगी। जो रेड जोन में रहने वाले लोग हैं उनको और सख्ती के साथ जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना होगा। रेड जोन के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो, आवश्यक तो सभी के लिए है, लेकिन जो आपको ऐप जो प्रधानमंत्री ने जो आरोग्य सेतु करके जो ऐप जो है उसके बारे में आपको बताया गया था कि वो डाउनलोड करें। तो रेड जोन के लोगों को और ऑरेंज जोन के लोगों को 100% जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो उनको जानकारी मिल सके, उनको वार्निंग मिल सके कि उनके आसपास कोई संक्रमण से पॉजिटिव केस है कि नहीं है। देखिए सरकार जो है पूरे हरियाणा में डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर चेकिंग करेगी। वो क्या चेकिंग करेगी? वो चेकिंग करेगी कि किसी को फीवर तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं है, किसी का गला खराब तो नहीं है, इस तरह के संक्रमण। तो अगर आप आरोग्य सेतु को डाउनलोड करके अगर आप इसमें अपना फीडबैक देते हैं तो आप हरियाणा के लोग अपना सहयोग इस कैंपेन में कर पाएंगे। अगर आपने ये जानकारी दे दी तो ये भी आप देखिएगा मास स्क्रीनिंग का ही प्रोसीजर है। आरोग्य सेतु भी जो है वो मास स्क्रीनिंग का ही प्रोसीजर है। आप लोग इसको अपने में डाउनलोड करेंगे, अपने इसमें डाटा फीड करेंगे और इसमें जब वो क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाएंगे, जो फिजिकल तौर पर लोग आके पूछेंगे, वही सवाल जो है आप इसमें बता सकते हैं। आप अपने घर में भी, आपके घर में भी थर्मामीटर है, वो अपना बुखार देख के सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके परिवार में तो नहीं है। और जब ये सारा डाटा देंगे तो ये सर्वर में पहुंच जाएगा और इससे बहुत बड़ी सहायता जो है वो अपनी सरकारों को मिलेगी। तो इसलिए जहां ये मास सर्वे की बात की जा रही है तो लोग, पढ़े लिखे लोग आरोग्य सेतु को भी डाउनलोड करें और अपने परिवार के सभी लोगों के मोबाइल फोन्स में उनसे संबंधित जानकारी देते हुए
ये डाटा इसमें फीड करेंगे, तो ये इस यज्ञ में उनकी बहुत बड़ी आहुति होगी। जी, डॉक्टर अजय गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। जिस तरह से मास स्क्रीनिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो तमाम व्यवस्थाएं क्या काफी है मास स्क्रीनिंग के लिए? देखिए, मास स्क्रीनिंग के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स है मास स्क्रीनिंग के लिए। मास स्क्रीनिंग में सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करने हैं लोकेशंस और एरियाज कि हमको मास स्क्रीनिंग कहाँ पर करनी है। और अभी जैसा स्थिति है भारत की, तो मास स्क्रीनिंग तो हमको पहले तो वहीं करनी चाहिए जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं। गिने चुने शहर हैं जिनमें जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, नोएडा है, इंदौर है। ये एक ऐसे क्षेत्र में इंडिविजुअली जिनमें केसेस काफी डिटेक्ट हो चुके हैं और परसेंटेज ऑफ डेथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सिटी। तो जैसे कल हम आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया था कि किट्स अभी आ चुकी हैं और ये आईसीएमआर के पास आ चुकी हैं और आईसीएमआर अब इनको सर्कुलेट करेगा। तो आईसीएमआर का भी ये कहना है कि रैंडम स्क्रीनिंग होनी चाहिए पॉपुलेशन की। सबसे पहले ये जो किट्स हैं ये हॉटस्पॉट एरिया में जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए। अब उनमें ये देखेंगे रैंडम मतलब जो भी आदमी है या औरत है, रैंडम सैंपलिंग करेंगे। जैसे उन्होंने अगर 100-150 रैंडम सैंपलिंग करी और उनमें पॉजिटिव नहीं निकलते हैं, तो ये संकेत देता है कि उस हॉटस्पॉट के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, जो हम स्टेज 3 की बात कर रहे हैं। और उसी हॉटस्पॉट में अगर किसी को खांसी, जुकाम या सांस फूलने जैसी शिकायत है और ये जो लक्षण है कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं, तब भी वो आप रैपिड कार्ड से टेस्ट करेंगे और अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट करके क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मास स्क्रीनिंग में हमको सबसे पहले एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि हमको मास स्क्रीनिंग कहाँ करनी है। उसी जगह हमको रैपिड कार्ड जो हमारी किट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं करना है हमको और फिर देखना है कि उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और उनपे जो हमने फिर लागू किया है, जो उनको कंटेनमेंट करने के लिए जो हमने प्रोसेसेस चालू किए हैं, उनका रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो काफी हमको स्ट्रेटेजी से, काफी प्लानिंग से आगे पड़ेगा, क्योंकि जो रैपिड कार्ड किट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी शॉर्टेज है, लिमिटेड सप्लाई है। हिंदुस्तान ने चाइना से शायद 6,50,000 किट्स का ऑर्डर मांगा था, जो कि शायद कल आई है, शायद उनमें से कुछ आई है, यहाँ भी कुछ आनी बाकी है। तो हमको बहुत ही प्लान तरीके से आगे मूव करना है, सारे हॉटस्पॉट्स को देखना है और उनमें हमको मास स्क्रीनिंग और रैंडम सैंपलिंग करनी है। डॉक्टर पंकज, फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े 10,000 पार कर चुके हैं, स्थिति को कितना गंभीर मान रहे हैं? देखिए, स्थिति में अभी जो अपवर्ड ट्रेंड था, जो ऊपर की तरफ जो ट्रेंड जा रहा था, उस पर ब्रेक लगे हैं। जो उससे ब्रेक लगे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी टेस्टिंग है वो टेस्टिंग भी बढ़ाई है, यानी हरियाणा में लगभग कल 700 के करीब जो है वो सैंपल्स लिए गए, 700 के करीब सैंपल्स लिए गए और 700 में से केवल 11 पॉजिटिव मिले। अब तक 8,500 के करीब जो है वो सैंपल्स हरियाणा में लिए जा चुके हैं और जिसमें से 215 ही पॉजिटिव हैं। ठीक है। और मास स्क्रीनिंग भी काफी मेवात एरिया में, बाकी एरिया में काफी मास स्क्रीनिंग की गई है। और पूरे कंट्री के डाटा को भी देखें तो पिछले 3-4 दिनों में देखेंगे तो ट्रेंड अपवर्ड्स नहीं है, ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही है। मतलब और स्टेबल हो गया है। पहले जैसे हम देख रहे थे 700, फिर 800, फिर 1000, फिर 1100 तक भी गया, लेकिन अब वो घटके फिर वापस आना शुरू हो गया है, यानी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और वो इसलिए भी स्टेबल, ज्यादा टेस्ट करने के बावजूद भी अगर आंकड़े 1000 के आसपास ही हैं तो ये इसका मतलब ये है कि हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे इसको, जो अब जैसे कहा है कि हरियाणा जैसे मास ट्रेनिंग करेगा, ऐसे अन्य राज्यों में भी करेंगे। आपके जो रेड जोन्स के जो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए गए हैं उसमें मास स्क्रीनिंग लगभग वहां पे मास स्क्रीनिंग की जाएगी। जो आपके क्लस्टर वाले जो जिले हैं उसमें भी इसको बढ़ाया जाएगा। तो उसको देखते हुए अगर ये आंकड़ा प्रतिदिन 1000 के आसपास भी रहता तो इसका मतलब हम स्टेबल होते जा रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ हमारे कदम और रुक रहे हैं, हम उनको रोक पाने में
सफल हो पा रहे हैं। तो आंकड़े जो है इस समय पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं और काम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे, देखिए तैते पार पसारिए जैती लंबी सोड़, आपकी जितनी बड़ी सोड़ है उसी के हिसाब से पैर पसारिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पैर बाहर निकले। तो जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हिंदुस्तान में जितनी किट्स उपलब्ध हैं, जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये स्क्रीनिंग करने के बाद न्यायोचित तरीके से, उचित तरीके से जहां इंडिकेटेड हो वहीं पे टेस्ट किए जाने चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक अंदर घुस सके, उन जगहों को चिन्हित कर सके, पॉजिटिव केसेस को ट्रेस कर सके। और मुझे लगता है कि अभी जो रेशो आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि 700 केसेस में से 11 के करीब पॉजिटिव आए हैं, तो इसका मतलब काफी अच्छी स्क्रीनिंग हमारे यहाँ पे चल रही है। और साइन एंड सिम्टम जिसको भी उपलब्ध हो रहे हैं उसको हम पकड़ भी पा रहे हैं, उसके टेस्ट भी कर पा रहे हैं। डॉक्टर अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, कोरोना वायरस के जब मसले पहले यहाँ पर सामने आए और अब की स्थिति को अगर देखें तो एक वक्त बीत गया है, करीबन आप लगा लीजिए 2-2.5 हफ्ते का वक्त बीत गया, तो इसमें चिकित्सकों की कार्यशैली किस तरह से रही है शुरू से लेकर और अभी तक? तो तकनीकी खामे के चलते डॉक्टर अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर पंकज, चिकित्सक लगातार फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं और ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण जब भारत में फैला, जब नए नए केस आने शुरू हुए और अब तक स्थिति में चिकित्सकों की क्या भूमिका रही, क्या कार्यशैली रही है? देखिए, बड़े लज्जा की बात है कि पूरे आजादी के बाद से लेके अब तक देश में स्वास्थ्य के बजट पे जीडीपी का जितना पैसा दिया जाना चाहिए था उस हिसाब से नहीं दिया गया, उसको इग्नोर रखा गया। हेल्थ सेक्टर को, गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेक्टर था उसको बहुत कमजोर रखा और प्राइवेट सेक्टर ने आके उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की। उसके बावजूद भी हम विश्व के मानकों पर बहुत पुअर स्थिति में है चिकित्सा की जहां तक व्यवस्था है। और उसका कारण जो है, मैं मानता हूं कि ये जो बाबू हैं, सरकार में बैठे हुए बाबुओं की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है इस पर्टिकुलर चीज के। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि अभी इस समय प्रधानमंत्री बार बार इनको बढ़ावा देने के स्वास्थ्य के लोगों को, स्वास्थ्य कोरोना वॉरियर्स के बारे में पॉजिटिव बातें बोलते हैं, उनको साहस बढ़ाने की बात करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी और स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस तरह की इनका स्वागत किया, सत्कार किया और उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाहें जो हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की और बाकी कर्मियों की डबल कर दी जाएगी। लेकिन देखिएगा, बड़े लज्जा की बात है कि उसके बावजूद फिर बाबुओं ने उसमें इफ एंड बट्स लगा दिए हैं। इफ एंड बट्स लगाने के बाद उनको फिर डॉक्टरों को संशय में डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि केवल कुछ लिमिटेड लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। इस तरह के कदम जो लज्जापूर्वक कदम जो है ये नहीं करने चाहिए। इससे असमंजस की स्थिति डॉक्टर्स में बाकी में बनी है। उसके बावजूद अभी हाल ही में जो यमुना आपके पंचकुला में उस एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है। बिल्कुल, जमात के इतने हजारों लोगों ने पूरे देश में ये संक्रमण पहुंचा दिया, उन पर ये सरकार विफल रही है, उन पे एफआईआर लॉन्च नहीं की। लेकिन एक चिकित्सक के पास जो उनको एक डॉक्टर पेशेंट को देखा था, कोरोना का पेशेंट था, उसके ऊपर सिर्फ ये लांछन लगा के कि उसने सरकार को इसके बारे में अवगत नहीं कराया, ये लांछन लगा के एफआईआर रजिस्टर कर दी। मैं इस तरह के कृत्यों की भर्त्सना करता हूं। ऐसे समय में कम से कम लोग अपनी खीज ना निकालें। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य कर्मियों, जो आशा वर्कर्स हैं, जो गांव के स्तर पर काम कर रही हैं, उनके लिए कम से कम उनके मानदेय में 4 गुना की बढ़ोतरी सरकार को करनी चाहिए। और ये जो डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टरों को मिलेगा, कुछ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, ये असमंजस की स्थिति को तुरंत सरकार को अपने इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और सभी पर, स्वास्थ्य कर्मियों में, स्वास्थ्य विभाग के सभी इर्रेस्पेक्टिव के कौन कहां पे काम कर रहा है, कौन कहां नहीं काम कर रहा है, सभी को एक समान जो है आपको डबल वेतन की सुविधा देनी चाहिए। और जो आपके नीचे के लोग हैं,
जो आपके आशा वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो बिल्कुल, अब ये देखेगा मास सर्वे कौन करेगा? ये मास सर्वे आशा वर्कर्स करेंगी। इनके साथ कौन लगेगा? इनके साथ एएनएम्स गांव में जा जाके लगेंगे, सीधे पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे। अगर यहीं पे आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, इनका मानदेय नहीं बढ़ाएंगे, तो ऐसे कठिन समय में भी इसका मतलब कुछ लोग अपना ओछापन नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इस समय जैसा प्रधानमंत्री ने चाहा है उसके अनुरूप, जैसा स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने हरियाणा में चाहा है कि चिकित्सकों के बारे में सोच रखें, स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में सोच रखें, उसको बरकरार रखें, इसमें काटापीटी ना करें। ये अनुरोध है। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों से आपने कहा कि पूरे हरियाणा में अब मास सर्वे होगा, कौन करेगा? कैसे हो पाएगा ये? कौन से संसाधन आप उनको दे रहे हैं? कौन से खर्चे आप उनको दे रहे हैं? क्या उनको पूरे घर घर में जाके जो काम उनको पूरे साल में करना पड़ता था, वो काम उनको अब 2-2, 4-4, 5-5 दिन में उस काम को करना पड़ेगा? रात दिन जाकर जब ये आशा वर्कर्स लगेंगी, एएनएम्स लगेंगी, फील्ड में डॉक्टर्स लगेंगे, जब जाके मास सर्वे होगा पूरी पॉपुलेशन का। और ऐसे समय में इस तरह की विकृत अगर आप सोच रखेंगे कुछ अधिकारी, तो वो बहुत शर्म की बात है। डॉक्टर पंकज, आप एक लंबे वक्त से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आशा वर्कर्स है उनका मानदेय बढ़ाएं। डॉक्टर पंकज, आप एक लंबे वक्त से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तभी मैं इस बात को कह पा रहा हूँ। तो आपने बड़ी करीबी से ग्रामीण क्षेत्रों को भी देखा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही डिस्पेंसरी नजर आती है। बड़ी तहसील होगी तो वहां पर सिविल अस्पताल नजर आएंगे, या फिर एक जिले में ही सिविल अस्पताल नजर आएंगे, आशा वर्कर्स नजर आएंगे वहां पर। तो क्या इस तरीके की स्थिति पहले से ही चली आ रही है? देखिए, इस समय तो स्थिति जो पहले से जो यही चली आ रही है, पहले भी स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो बिल्कुल ये समझेगा नाकाफी थी। जितनी आवश्यकता थी उसके 5-7-10% पीछे थी। और अब कोविड-19 आने के बाद, कोरोना आने के बाद तो वो जो पूरी स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। पूरा स्वास्थ्य विभाग केवल और केवल कोरोना पर काम कर रहा है, बाकी तरफ से सब ध्यान हटा लिया गया है। और चलो कोई बात नहीं, ये हमारी आवश्यकता भी है, लेकिन आवश्यकता है तो इस समय इसको बढ़ावा देने की बात है। इसके जो काम कर रहे हैं उनको और साहस बढ़ाने की जरूरत है, उनका साथ बढ़ाने की जरूरत है, उनको और एम्यूनिशन देने की जरूरत है। तो मैं इसलिए बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो स्वास्थ्य आशा वर्कर्स हैं, इस समय उनके लिए, आपके एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के लिए, आपके जो एएनएम्स और जो आपकी काम कर रहे हैं गांव के अंदर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, एलएचसी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष जो है ना वो सरकार को पैकेज देने चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छा मुद्दा डॉक्टर पंकज आपने उठाया, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम इस मुद्दे को और भी ज्यादा प्रमुखता से उठाएं, और हम लगातार प्रयासरत रहेंगे कि किस तरीके से जो चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं उनकी और भी सुविधाओं में इजाफा किया जाए, और भी सुविधाएं उनको मुहैया करवाई जाए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चर्चा में फौरन लौटते हैं। देखिए, बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हेल्थ एक्सपर्ट से हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से किस तरह से खुद का बचाव कर सकते हैं और सावधानियों में क्या क्या आप इजाफा कर सकते हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, अभी चिकित्सकों को देख रहे हैं पीपीई पहनकर, वो चिकित्सक जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए? ऐसा है, अब ये जो महामारी का जो प्रकोप है, सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस में ये है कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। कंटेजियस इन द सेंस ये है कि बहुत जल्दी फैलता है, और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अब ऐसा हो गया है कि इसकी चपेट में आने लग गए हैं। और दिक्कत ये हो गई है, जब ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जब इसकी चपेट में आता है तो हॉस्पिटल कई बार हमने देखा है कि हॉटस्पॉट बन जाते हैं और उनको हमको बंद करना पड़ जाता है। तो आज से जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और हफ्ते 10 दिन का जब समय बीता था, पीपीई की बहुत कमी थी। डेफिनेटली सरकार ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स की है, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की है, और इसमें भी ये कोशिश की गई है कि हर डॉक्टर को कम से कम पीपीई मिले।
और अब जो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपीई की समस्या बहुत हद तक दूर कर दी गई है। तो डॉक्टर्स को अभी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, चाहे वो हरियाणा है, आप जितने भी स्टेट ले लीजिए, उनमें पीपीई की किल्लत नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन डेफिनेटली कोई भी ओपीडी पेशेंट आता है, इमरजेंसी पेशेंट आता है, आईपीडी पेशेंट आता है, और नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि उसको खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो या फिर सांस फूलना हो। और मैं तो ये कहूंगा कि अब कोई भी डॉक्टर अगर पेशेंट देख रहा है तो वो पीपीई पहनकर ही देखे, क्योंकि ऐसा भी केसेस देखने के लिए आए हैं कि इलाज करने कुछ और आए थे पेशेंट और वो कोरोना पॉजिटिव निकले। जैसे पिछले दिनों हमने मैक्स हॉस्पिटल का देखा था, कि आए वो कार्डिक एलिमेंट के लिए थे, उनका कार्डिक प्रोसीजर हुआ था, और उसके बाद 2 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव निकले, जिनके कारण डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको हमको क्वारंटाइन करना पड़ा था। तो डेफिनेटली अब ये काफी, वैसे तो सबके अंदर ये जागरूकता आ गई है कि हमको ये करना है, पीपीई का यूज करना है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमको अब आसानी से मिल पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर पीपीई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। डॉक्टर्स अपनी पूरी प्रोटेक्शन के साथ पेशेंट्स को देखेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अब जो कोरोना वायरस है, इसकी ट्रीटमेंट में जो एडवांसेस हैं वो भी हमको सुनने को मिल रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी जो शुरू की थी केरल और कर्नाटक ने शुरू की थी, अब कल ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी का भी बयान आया है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल शुरू करेंगे, और जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो कोरोना वायरस के वेंटिलेटर्स पे ऊपर हैं, उन पे वो प्लाज्मा थेरेपी यूज करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये है कि जो भी कोविड-19 का जो पेशेंट होता है, जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके जो सीरम होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो है उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं कोविड के खिलाफ। अब जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है और अगर वो पेशेंट इच्छुक है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, तो उससे वो वॉलंटरी डोनेशन लिया जाता है, और वो जो प्लाज्मा है वो पेशेंट, जो एक्टिव पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, उसके चढ़ाया जाता है। और कल एक एग्जांपल था, मैक्स हॉस्पिटल में देखा गया कि एक बहुत ही क्रिटिकली इल पेशेंट था कोविड-19 का, जो वेंटिलेटर पे था, उसको प्लाज्मा थेरेपी दी गई और उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट काफी हुई है। 50% से ज्यादा उसकी इंप्रूवमेंट हुई है, और डॉक्टर का कहना है हो सकता है कुछ ही दिनों में वो वेंटिलेटर से बाहर भी आ जाए। तो प्लाज्मा थेरेपी का भी, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट, पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं है, अभी इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है। प्रोफिलैक्सिस के लिए हमने आईसीएमआर में कहा था कि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, लेकिन वो सारे पॉपुलेशन को नहीं दे सकते क्योंकि उनकी साइड इफेक्ट्स भी हैं दवाइयों के। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सिर्फ उनको ही दे सकते हैं। और एक स्टडी जो यूएस ने बताई थी कि अगर आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देनी है ट्रीटमेंट के लिए, तो ये कोविड-19 के अर्ली डेज के अंदर, यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन तक ही काम करती है, उसके बाद ये काम नहीं करती है। तो डेफिनेटली जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, अब प्लाज्मा थेरेपी भी धीरे धीरे उभर के आ रही है, और हो सकता है इसका यूज आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में होए और जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको इससे लाभ मिले। डॉक्टर पंकज, फिलहाल संभावित स्थिति मानी जाए तो कब तक आपको लगता है कि इस वायरस से हम निजात पा सकेंगे? देखिए, पहले सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे पास इस समय ये है कि इसका कम्युनिटी जो है प्रोग्रेस, उसको हम स्टेबल करें, वो कम्युनिटी में इसको पहुंचने ना दें। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी इस समय पूरे देश की है। और अब जो आ रही हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं, बाकी आ रही हैं, अगर मान लो अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन के एंड तक अगर ये कर्व नीचे की तरफ चला जाता है तो आगे हमें सोचेंगे इस बारे में कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये कर्व अब ऊपर की तरफ ही स्टेबल रहता है, लेकिन ऊपर बढ़ना तो बंद हो गया है ये,
2-3 दिन के अगर आंकड़े देखेंगे तो ये स्टेबल हो रहा है और थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही जाना शुरू किया है इसने। अगर ये नीचे की तरफ जाते जाते टेस्टिंग ज्यादा होने के बावजूद भी अगर ये कर्व नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें लॉकडाउन में और रिलैक्सेशन देने का मौका मिलेगा और हमारी गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो उसकी तैयारियां हम करेंगे, लेकिन यही होगा। अभी जैसे 20 तारीख के बाद जो है कुछ स्टेप्स लेने की बात कर रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन करने की बात कर रहे हैं। उस रिलैक्सेशन के बाद भी क्या सिनेरियो रहेगा, क्या एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उसको भी देखने की आवश्यकता है। मसलन आपने अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, इस समय सबके मूवमेंट्स बंद हैं, लेकिन अगर मान लो जैसे इन्होंने कहा भी डॉक्टर्स की ओपीडी रन करने के लिए 20 तारीख के बाद ये सरकार कह रही है कि आप शुरू करिएगा। अब डॉक्टर्स की ओपीडी आएंगे तो उस ओपीडी में पेशेंट्स भी आएंगे, एक जगह भी आएंगे, काफी प्रिकॉशन लेने के बाद भी। दूसरा ये है कि लोगों के पास ये कहने को हो जाएगा भी कहाँ जा रहे हो, कि डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ से आए हो, डॉक्टर के पास से आए हैं, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो रिलैक्सेशन कहीं कहीं इंडस्ट्री शुरू करने की बात हो रही है, तो ये रिलैक्सेशन देने के बाद 20 तारीख के बाद क्या सिनेरियो आता है, किस तरह के केसेस होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आगामी सीन क्या होगा, अगला सिनेरियो क्या होगा कोरोना का। डॉक्टर अजय, किसानों की ओर से सवाल आ रहा है, जैसे हमारे गांव सुरक्षित थे, अभी तक हमारे जैसे गांव काफी हद तक सुरक्षित थे, लेकिन अभी जो अनाज काटने के बाद और जिसको मार्केट में लेके जाएंगे उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, क्या स्थिति बनती है, गांव में इन्फेक्शन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, इस बात का भी के प्रति भी सचेत रहना पड़ेगा। और ये भी एक अच्छा फैक्टर रहेगा जानकारी लेने के लिए कि आगे हमने अगली कार्रवाई क्या करनी है। डॉक्टर अजय, किसानों की ओर से भी सवाल आ रहा है कि जब वो फसल मंडी में लेकर जा रहे हैं तो उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन जब वो मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, तो उनको खांसी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अमूमन जब वो कपड़ा बांधते हैं या फिर मफलर बांधते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन तब नहीं आती। तो इसका क्या कारण माना जाए? मास्क सही से ना लगाना माना जाए, मास्क टाइट माना जाए, या फिर अगर ऐसी स्थिति है तो मास्क फिर किस तरह का इस्तेमाल करें? देखिए, ऐसा है, जिन किसान भाइयों को अस्थमा और दमे की शिकायत है पहले से, उनको अनाज मंडी में नहीं, क्योंकि अनाज मंडी से जो धूल उठती है उससे ये जो अस्थमा है और जो सांस की बीमारियां हैं ये और बढ़ जाती है। तो ऑल्टरनेट सोचें, अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं, किसी पड़ोसों को भेज सकते हैं जो पहले से दमा और सांस की बीमारियों से प्रभावित है, उनको तो बिल्कुल भी अनाज मंडी में नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जैसे बोला है, अब देखिए उनको ऐसा है, कई बार हमारे किसान भाइयों के पास वो मास्क नहीं यूज कर पाते। कल भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि वो अगर जा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 अपने साथ वो गमछे रख सकते हैं, साफ गमछे रख सकते हैं। और अब वो गमछा उनको इस हिसाब से लेना है कि पूरा उनका जो मुंह है और नाक है वो पूरा का पूरा कवर होना है, कैसे भी पूरा। और गर्मी है डेफिनेटली, अब पारा जो है 38 डिग्री 40 डिग्री 41 डिग्री भी है और पसीना आता है चेहरे के ऊपर, आपका गमछा भीग भी सकता है, तो आपको उसी गमछे से अच्छे से अपना चेहरा साफ करना है। डेफिनेटली कहीं भी आपको साबुन पानी मिलता है, अपने हाथ धोने चाहिए और दूसरा गमछा लगाना चाहिए। तो अपने साथ मैं ये कहूंगा कि आप अगर मास्क नहीं लेके जा सकते, सफेद कॉटन का अच्छा थोड़े मोटे कपड़े का गमछा कम से कम 3, 4, 5 गमछे रखें और उसको मुंह और नाक को तो ऐसे रखें और पीछे आप कान की तरफ जाके उसको बांध भी सकते हैं। गले पे मत रखिए, तो उसको अच्छे से बांध लीजिए ताकि आपके नाक का आधा पोर्शन और मुंह पूरा कान के यहाँ तक कवर हो जाए। और ऐसे कम से कम 2 या 3, 4 गमछे लेके चलिए ताकि आपका पूरा दिन वहां से निकल जाए। और जैसे जैसे आप जब भी गमछे चेंज करेंगे पसीने के कारण, तो आप अपना मुंह हाथ जरूर धोइए और वो भी साबुन से। और जिनको सांस और दमे की तकलीफ है उनको बिल्कुल भी नहीं अनाज मंडी में जाना चाहिए।
डॉक्टर पंकज, एक और प्रश्न ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ओर से आया है कि गर्मी की शुरुआत हो रही है और खास तौर पर प्याऊ बिठाने का काम करते हैं, यानी कि मिट्टी के जो घड़े हैं वो खरीदकर उनमें पानी डालना शुरू किया जाता है सामूहिक तौर पर, चाहे वो बस स्टैंड हो या कोई भी सार्वजनिक स्थल पर। ऐसी परंपरा रही है गांव देहात से। उन लोगों का प्रश्न है कि क्या मिट्टी के बर्तनों से भी संक्रमण हो सकता है? मिट्टी के बर्तन वो खरीद रहे हैं, अपने घर तक लेकर जा रहे हैं, किसी ने उन बर्तनों को छुआ है या फिर किसी ने इस्तेमाल किया है, तो क्या इस तरीके से भी संक्रमण फैल सकता है? देखिए, अगर हमारे गांव में अपने घरों में बर्तन रखे हुए हैं और उनको हम साफ सुथरा रखते हैं तो ये संक्रमण नहीं पहुंचेगा। जहां तक आपने कहा कि प्याऊ की बात है, तो प्याऊ की बात में आप जैसे मान लो प्याऊ में दो तरह से पानी रखते हैं, एक तो मटके रख देते हैं और उसमें एक लुटिया रखते हैं डंडा लगा के, ठीक है। तो वो लुटिया जो डंडा लगा के रखते हैं, तो उसके ऊपर अगर एक आदमी ने, संक्रमित व्यक्ति ने उसको छुआ है और उसके बाद दूसरा छूता है तो स्वाभाविक रूप से संक्रमण पहुंचने के चांसेस हो गए हैं। और दूसरा, जैसे नल का लगा रखा है, नलके से भी अगर आप पानी लेके पीते हैं तो नल का जो है उससे भी आप होगा, तो उसके लिए आपका तरीका ये रहेगा कि वहाँ पे ऐसी प्याऊ में, ऐसी जगह पे नलके जहाँ पे है वहाँ पे साथ में हाथ धोने की व्यवस्था भी कर दें, ताकि ऐसे व्यक्ति आए तो अपना हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद वो पीने वाली जगह से पीने का पानी पिए और उसके बाद फिर दोबारा अपने हाथ धो के फिर अपने काम पे लगे। तो ऐसी जगह पे फिर उनको हाथ धोने की व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अगर आप इतना सेवा कर रहे हैं तो ये पानी के साथ हाथ धोने की सेवा भी साथ में आपको रखना पड़ेगा, तभी पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह पानी की प्याऊ लगाई जा सकती है। डॉक्टर अजय, एक आपने भी सवाल पूछा था मास्क के बारे में। आपने पूछा था कि ग्रामीण जब मंडी में जाते हैं तो मास्क लगाने से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, बाकी होती है। नहीं, ये मिथ है। मिथ का मतलब जो चीज होती नहीं है और उसको हम सच मान लेते हैं। सच्चाई ये नहीं है कि मास्क लगाने से उनको सांस लेने में दिक्कत होगी या उनको और समस्या आएगी, बल्कि वहाँ पे जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे जो धूल के कण हैं, वो जहाँ वहाँ का जो माहौल है उसके कारण आपको सांस लेने में कुछ को जो ऑलरेडी सेंसिटिव हैं उसके प्रति उनको इस तरह की तकलीफ होती है। रादर मास्क लगाने के बाद उस समस्या से वो बचेंगे। इस मास्क लगाने से समस्या नहीं, मास्क ना लगाने से ही समस्या बढ़ेगी। तो ये वो ध्यान रखें कि मास्क तो लगाना ही है सब्जी मंडी में, और उनके लिए वहाँ पे कमेटी की तरफ से भी उपलब्ध है। अगर वो घर से ले जाना भूल भी गए हैं तो आप वो वहाँ से भी ले सकते हैं। उनको वहाँ भी सुविधाएं उपलब्ध सरकार द्वारा कराई जा रही हैं। डॉक्टर अजय, एनवायरनमेंट शुद्ध हुआ है, पोल्यूशन नहीं है, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कम देखने को मिल रही हैं और कौन सी बीमारियां हैं जो इनमें इजाफा भी देखने को मिल रहा है? जब एनवायरनमेंट हमारा साफ रहता है, प्रदूषण कम होता है, तो बीमारियां कम ही होती हैं। तो फिलहाल तो सिर्फ कोरोना ही है, और अगर आप देखेंगे तो रोड पे ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक के कारण जो पोल्यूशन होता है वो कम है, और हल्की फुल्की थोड़े टाइम पहले बारिश आ गई थी तो अभी इतनी धूल मिट्टी भी नहीं है, साफ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन की जा रही है। तो जिन लोगों को अस्थमा रहता है, सांस की तकलीफ रहती है, उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। अगर आप पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो देखते हैं दिल्ली का, गुड़गांव का, या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मुंबई है, सबका जो वाटर है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, ट्रैफिक इम्प्रूव हुई है। तो बहुत कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा है डेफिनेटली। और हम आशा करते हैं कि ये कोरोना से हमको 1.5-2 महीने में जल्दी से जल्दी निजात पाली जाए। और जब भी हम निजात पालेंगे तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया भी है डेफिनेटली। तो ये जो प्रधानमंत्री का, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे, जो प्रधानमंत्री का 1 दिन का जनता कर्फ्यू है, ये जब कोरोना वायरस चला जाएगा, जब ये महामारी हमारे देश से चली जाएगी, तो हर राज्य को इस पे सोचना चाहिए कि हर महीने 2 महीने में 1 दिन जनता कर्फ्यू लगा दिया जाए, भले वो रविवार को लगाए, ताकि इससे हमको एहसास होए कि हमको घरों में भी रहना सीखना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं फिलहाल कि महिलाएं आपस में बात करते हुए दिखाई दे रही है और वो कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए
घरों में भी हम एक दूसरे से अलग रहेंगी और एक दूसरे से बात भी कम करेंगे, तो जागरूकता गांव में भी फैली है। और सवाल ये भी है कि जो लोग पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित है, चाहे कैंसर का जिक्र करें, चाहे डायबिटीज का जिक्र करें, तो उनमें संक्रमण का कितना खतरा माना जाए? देखिए, पहले से अगर आप देखेंगे कि किसी भी आदमी को अगर पहले से बीमारी है, अगर आप कैंसर की बात करते हैं या कि कोई और बीमारी है, बहुत सारी बीमारी रहती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इनमें जो पेशेंट्स रहते हैं और स्पेशली अगर एज ज्यादा है, 60+ है, 60 से उम्र ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप जो इनकी है इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने का मतलब है किसी भी बीमारी से जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, कि कुछ उम्र जैसी बढ़ती है उससे हो जाती है। प्लस अगर इनको डायबिटीज, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज या हाइपरटेंशन है, तो वो ऐसी दवाइयां लेते हैं जिनके कारण उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अब जैसे अगर किसी को कैंसर है तो वो कीमोथेरेपी पे रहते हैं। अब जब वो कीमोथेरेपी पे रहते हैं तो कीमोथेरेपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी अपने आप बहुत कम हो जाती है। उनके जो व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट होते हैं, जो WBC जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे डिफेंस में बॉडी के डिफेंस के रोल में काम करती है, वो भी कम हो जाते हैं। अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज का पेशेंट है या एस्थमेटिक पेशेंट है जो स्टेरॉइड पे है, अब स्टेरॉइड भी क्या करता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है, तो डेफिनेटली इन पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे इंफेक्शन होने के चांस है। और कोविड-19 तो वैसे ही बहुत ज्यादा कंटेजियस है, इसका संक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी शुगर कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना और बिल्कुल भी घर की जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघना नहीं चाहिए। डॉक्टर पंकज, अगर खान पान का जिक्र करें तो फिलहाल कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जियां खाने से फायदा हो सकता है? इम्यून सिस्टम का अगर जिक्र करें, मौसम परिवर्तन का अगर जिक्र करें तो देखिए, मौसमी फल खाएं। आज की तारीख में पपीते आ रहे हैं, आपका विटामिन सी भी आपको मिलेगा, तो आप ये आंवला लीजिएगा, संतरा लीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी फल खाएं, ये ध्यान रखें कि उसको साफ सुथरे तरीके से धोकर ही खाएं। आंवले का सेवन, संतरे का सेवन आजकल ज्यादा हितकारी हम मान रहे हैं, क्योंकि आपको विटामिन सी इससे मिलता है। उसके बाद अगर सब्जियों में हम अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, खीरा, सलाद, इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे को मिलते हैं। उसके बाद अगर हल्दी वाला दूध, अगर हम आजकल कच्ची हल्दी बाजार में मिल जाती है, जैसे अदरक की गांठ होती है, इसी तरीके से कच्ची हल्दी भी होती है। तो आप जब दूध उबालते हैं तो उसमें अगर हल्दी डाल लेंगे तो आपको रहेगा। अदरवाइज हल्दी का जो पाउडर है, अगर आप 150 ml में आधा चम्मच टेबल स्पून जो है वो अगर डालेंगे और दिन में 2 बार लेंगे, तो ये आपकी इम्यूनिटी इस समय बढ़ा रही है। ये जहाँ बाहर के खाने को मैक्सिमम आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तभी आप इस्तेमाल करें, वरना आपको सबको, अगर आपके पास अपनी किचन है, जो ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे अकेले रहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, उनसे भी रोज है कि अगर उनके पास किचन है तो आज की तारीख में वो खुद ही अपनी एक हॉबी बनाए और खुद ही खाना बनाए। समय भी है उनके पास इस समय, तो बाहर का खाना भी और खाना मंगाना दोनों ही रिस्की हैं। अभी दिल्ली में आपने देखा कि एक बॉय को, पिज्जा बॉय को, डिलीवरी बॉय को हुआ, तो उसके पूरे परिवार में भी हुआ और पता नहीं कितनी फैमिलीज हैं जहाँ गए हैं, उन सबको स्क्रीनिंग की जा रही है। तो बाहर के खाने को इस समय अवॉइड करें। गांव में सब्जियां अगर वहीं पर मिलती हैं ताज़ा, तो ताज़ा सब्जियों का करें, हरी सब्जियां खाएं, जो हम पहले से खा रहे हैं वहीं खाएं। अंडे भी खा सकते हैं, और वो जो खाने वाले हैं वो अच्छा पका हुआ अपना नॉन वेज जो है वो अच्छा पका के साफ सुथरे तरीके से उसको भी खा सकते हैं, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। डॉक्टर अजय, पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैद हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो जनता के बीच में रह रहे, फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं। उनकी ओर से भी सवाल ये है कि जब वो घर जाएं तो क्या क्या सावधानियां बरतें? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके जो ड्यूटी टाइमिंग्स होते हैं मेरे हिसाब से बहुत लंबे होते हैं। तो कई बार तो उनको 48 घंटे, 72 घंटे, 3-4 दिन की लगातार उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसमें कई बार क्या होता है, क्योंकि ड्यूटी ऐसी रहती है, उसके कारण उनका जो खान पान है
वो बहुत बिगड़ जाता है डेफिनेटली। तो आजकल जो गर्मियों का मौसम है उसमें सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बाहर धूप में खड़े रहते हैं बैरियर पे। कितनी आप देखे होंगे कि रोड पे बैरियर होता है, हर आदमी हर शख्स जो आ रहा है जा रहा है उसको रोकते हैं, उससे पूछते हैं, उसका आई कार्ड देखते हैं क्यों जा रहा है। तो ऐसे जो जब पारा बढ़ रहा है तो उनको अपने आप को हाइड्रेट रखने चाहिए, और ऐसे ही उनको फल खाने चाहिए जो विटामिन सी हो, जैसे अंगूर खा सकते हैं, आजकल अंगूर अच्छे मिल रहे हैं, संतरा खा सकते हैं, जो भी फ्रेश चीज है वो खा सकते हैं डेफिनेटली। अब उनको हो सकता है घर का खाना नहीं मिलता क्योंकि वो ड्यूटी पे रहते हैं, तो बाहर का खाना जैसे डॉक्टर वत्स ने कहा है कि इस टाइम अवॉइड करना चाहिए। और वो हो सकता है कि अगर उनको आसपास फल मिलते हैं तो वो फल पे भी रह लें तब भी ठीक है। केला बहुत अच्छा है, संतरा बहुत अच्छा है, अंगूर बहुत अच्छे हैं, पपीता बहुत अच्छा है, खरबूजा बहुत अच्छा है। आजकल अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉमन फ्रूट्स हैं, पपीता भी बहुत अच्छा है और आजकल तरबूज भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो फ्रूट्स पे भी रह पाएंगे तब भी बहुत अच्छा है। और खाना अगर हमको खाना है तो डेफिनेटली अगर बाहर हमको घर जाने का मौका नहीं मिलता है तो ऐसी जगह खाना खाएं जहां पर उनको साफ सुथरा खाना अगर मिलता है डेफिनेटली तो वो लेना चाहिए। और अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, फ्रूट्स अच्छे से खाने चाहिए। डॉक्टर पंकज, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए सुविधाओं में क्या क्या और इजाफा करने की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं, और जनता की और कितनी जागरूकता की यहाँ पर आवश्यकता नजर आ रही है? हालांकि लोग घरों में तो रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर उनको और क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता नजर आ रही है? देखिए, इस समय पूरी मानव जाति जो है वो एक दूसरे की सहायता कर रही है। पुलिस कर्मियों ने भी एक नए अवतार के रूप में समाज के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही मैं अब जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान और करूंगा कि जो आरोग्य सेतु जो है ये सबके फोन में डाउनलोड करने की एक मुहिम पूरे हरियाणा में चलनी चाहिए। आप सुनिश्चित करें कि आपके अपने फोन में, आपके परिवार के सभी सदस्यों के फोन में, आपके पड़ोसियों के सभी के फोन में, और आपके गली में मोहल्ले में आने वाले अगर सब्जी रेडी वाले हैं उनके पास भी फोन उपलब्ध है, उसमें भी ये आप डलवा दें। ये आपकी और उसकी सबकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये सुनिश्चित करें, एक एक व्यक्ति 40 लोगों को ये नियम बनाए कि मैं 40 लोगों को आरोग्य सेतु के साथ जोड़ूंगा। ये एक मुहिम जो है आपको चलानी चाहिए। मैं आपके चैनल को भी अनुरोध करूंगा कि इस बारे में चलाएं, क्योंकि ये इस समय बहुत बड़ी समाज की सेवा होगी। अगर आरोग्य सेतु सभी लोग अपने में डाउनलोड कर लेंगे तो यह जानकारी प्राप्त होने में, संक्रमण का बढ़ने में, काफी बड़ी रोकथाम करने में हमारी सहायता करेगा और लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं है। दूसरा इसका ये फायदा रहता है कि जब मरीज के कांटेक्ट में संक्रमित व्यक्ति आता है तो ये इसको अलार्म करता है, उसको बताता है। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी लोकेशन जो है वो असेस करने की परमिशन देनी पड़ेगी इस ऐप को, और साथ में इसको आपको जो है ब्लूटूथ जो है इसका आपको ऑन करना पड़ेगा। जब भी आप घर से बाहर निकलें, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ और करने जा रहे हैं, तो ब्लूटूथ ऑन रहे ही आप इंश्योर करें। तो ब्लूटूथ ऑन रहे, अपनी लोकेशन की एसेस इससे करें। आप ध्यान रखें कि ये दिमाग में ना रखें कि सरकार आपकी किसी भी जानकारी को साझा करेगी। ये जानकारी साझा नहीं की जा रही है, तो आपकी दी गई जानकारी सुरक्षित रखी जा रही है। लेकिन जो डाटा आप देते हैं उसके आधार पर अगर संक्रमण में आप कहीं पे भी आपको रिस्क होता है तो तुरंत आपको सरकारी सहायता मिलेगी, आपको तुरंत चेतावनी मिलेगी। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुहिम जो है वो आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने का करिएगा। बड़े दुख की बात है कि अभी 130 करोड़ की जनता में केवल 1 करोड़ लोगों ने ही आरोग्य सेतु का डाउनलोड किया है, जबकि इतना बड़ा हथियार है। वुहान में दोबारा जब उन्होंने मार्केट्स खोली या बाकी खोला है तो ये नियम बनाया है कि जो उनके वहां पे इस तरह का ऐप है, मास्क के साथ उस ऐप को भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जितने लोग जहाँ पर भी अगर आते हैं, जैसे मान लो जो आपके जहाँ पे ये पीडीएस सिस्टम है, अनाज मिलता है जहाँ पर,
फ्री राशन जहाँ मिलता है या राशन रेगुलर राशन जहाँ मिलता है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो वहाँ पर भी अनाउंसमेंट करें कि वो तभी राशन मिलेगा तब वहाँ पे जो ले जाने वाला है उसके फोन में आरोग्य सेतु होगा, ताकि इसको ये पता लग सके कि जो वहाँ पर लेने के लिए आया है वो इससे संक्रमित नहीं है। और इसी तरीके से वहाँ जाने वाले लोगों को भी, उसको राशन डिपो वाले को भी ये कहना होगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि भैया आपने डाउनलोड किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर वो संक्रमित है तो उसकी जानकारी भी आपको मिल सके जी। तो ये एक मुहिम जो है, मैं अपील करूंगा कि हरियाणा न्यूज इस मुहिम को भी करे, स्टार्ट करे। हर व्यक्ति 40 लोगों को आरोग्य सेतु की सुविधा प्रदान करे। ये भी बहुत बड़ी सहायता समाज की होगी, सरकार की होगी। जी, चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर अजय गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पंकज वत्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जनता से भी हमारा यही आग्रह है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सब मिलकर कोरोना को मात दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।